हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। जैसे कि आप सब जान रहे होंगे कि मॉडल सेट का सॉल्यूशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी कोर के सेट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न पत्र यानी कि सेट 2 मॉडल पेपर सेट 2 का सॉल्यूशन करेंगे। जैक मॉडल सेट 2 हिंदी कोर सब्जेक्ट क्लास 12 के। अब चलिए प्रथम प्रश्न क्या है इसमें देखें हम। प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब चलिए पढ़ते हैं क्या है पद्यांश। तो पद्यांश है, चल रही थी धूप। चल रही थी धूप गर्मियों के दिन। क्या कहते हैं कि धूप चल रही थी और गर्मियों का क्या था, दिन था। दिवा का तमतमाता रूप। दिवा मतलब दिन का तमतमाता रूप। उड़ी झुलसाती हुई लू। क्या बोलते हैं, उड़ी झुलसाती हुई लू। झुलसाती हुई किस तरह है, लू है। रुई ज्यों जलती हुई भूख, यानी कि दर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है इसको लिखे हम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रही है। तो इसमें स्पष्ट रूप से है कि धूप किस मौसम में रहती है और कह दिया है कि गर्मियों के दिन। तो देखिए यहाँ शुरू में ही दिया गया था आपको गर्मियों का दिन। तो कौन सा मौसम हो जाएगा यहाँ हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि गर्मियों का क्या है यहाँ, कवि के अनुसार यही ऋतु है गर्मी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा एक का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दिन का धूप कैसा है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा आपका कैसा है, धूप तेज है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लू चल रही है। कैसे चल रही है, इसमें कह रहा है साफ साफ स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ लिखा हुआ है झुलसाती लू गति है। किस तरह चल रही है, झुलसाती लू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका यहाँ, तो आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रतिकूल परिस्थिति में वह क्या कर रही है। तो वह क्या कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। अंतिम पंक्ति में ऐसा कहा गया है, देखिए आप नीचे लिखा गया है। अब देखिएगा, देखिए ये लिखा पड़ा है कि वह तोड़ती पत्थर, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। तो इस तरह इतना 4 प्रश्नों का हल कर दिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए इसमें है कि गद्य की भाषा व्यवहारिक होती है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल अनायास व्यक्त कर सकता है। काव्य की भांति इसमें भंगिमा, वक्रता, अलंकृत, लय, तुक, अति, प्रवाह आदि लाने के लिए प्रत्ययन नहीं करना पड़ता। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा बोध वृत्ति की प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता रहती है, बोध वृत्ति। गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। फिर भी इसमें हमने अपने विचारों भाव का व्यक्त करने का अपेक्षाकृत सरल होता है। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग काव्य की अपेक्षा अधिक सरलता से कर सकता है, क्योंकि यह क्रमबद्ध, ताल, लय, तुक आदि रहित रहता है, जो काव्य के अनिवार्य उपादान है। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसमें कहा गद्य का महत्व, या फिर गद्य और पद में अंतर, या फिर काव्य का महत्व। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। इसमें क्या गद्य और पद का क्या है, दोनों के बीच अंतर है कि ये कितना अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गद्य को कहा गया है, क्या कहा गया है, लेखक की कसौटी या फिर अजमान की कसौटी। देखिए यहाँ कहा गया था किसकी कसौटी, कवियों की कसौटी। देखिए यहाँ लिखा गया है गद्य को क्या कहा गया है, कवियों की कसौटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, कवियों की कसौटी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्यवहारिक शब्द में है। व्यवहारिक शब्द में क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय अंत वाला होता है। देखिए व्यवहार और इक से मिलके क्या बना है, व्यवहारिक। तो अंत में क्या आया, इक। तो क्या है, इक यहाँ प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, गद्यांश में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता है। तो वो है बोध वृत्त की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा, जो खुद गद्यांश में ही दे रखा है। देखिए हम अच्छे से आप पढ़िएगा तो इसमें लिखा गया है कि बोध वृत्ति दिया गया। देखिए ये लाइन में लिखा गया है कि बोध वृत्ति की प्रधानता रहती है।
तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में ही क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। इनके ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 6 ककार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा इसमें। 6 क्या क्या होते हैं? जैसे कोई भी समाचार पत्र लिखना तो पता रहना चाहिए क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन किया, क्यों किया, कब हुआ, ये सब मिला के कितना होता है? 6 ककार होते हैं। यानी कि 6 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। 6 प्रश्नों का अगर यदि आपके पास जवाब है तब आप क्या लिख सकते हैं? समाचार। तो कितने ककार होते हैं समाचार लेखन में? 6 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ आपके पास, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो प्लेट्स, ए या फिर बी समाचार पत्र, बी पत्रिकाएं, या फिर डी ये सभी। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 12वां प्रश्न, समाचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वे कहाँ से होती है समाचार पत्र की? तो ये जो समाचार प्रक्रिया की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई होती है? तो वो संदेश से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो वे होती है संपादक दाता की। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा आपका। उसके बाद फीचर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो वे रूपक होता है। फीचर को रूपक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। 15वां प्रश्न है, विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा क्या है? तो वो पत्राचार थी। जब टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट वगैरह नहीं होते थे तो विचारों का आदान प्रदान। 16वां पत्र आपके सामने है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयुक्त होता है? मास कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा आपका यहाँ मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 17वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? उसे जनसंचार कहते हैं। इनके ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा आपका यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रेडियो अस्तित्व में कब आया? तो रेडियो कब अस्तित्व में आया? तो 1895 में आया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आप क्या करिए? 19 से 22 तक का सही विकल्प चुनिए। तो क्या है? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेड़ता है वो भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। ये जो लिखा गया है कुछ पंक्ति कविताओं का, तो ये कविता पढ़ने के बाद आप कविताओं को पढ़ेंगे तो याद होगा, सहर्ष स्वीकारा का ये कविता है, ये पंक्ति है कविताओं के। और इसके कवि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर में पूछा गया इस काव्यांश के कवि कौन है? तो कवि कौन है इस काव्यांश के? तो सहर्ष स्वीकारा का कवि कौन थे? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न वही है कि प्रस्तुत पंक्तियों कौन किस कविता से ली गई है? तो सहर्ष स्वीकारा से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या झरना है मैं कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें प्रश्न वाला अलंकार है। देखिए एक प्रश्न है ये, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि स्वयं की दिल की तुलना किससे करता है? स्वयं की दिल की तुलना वो झरना से करता है। झरना से, किससे? झरना से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के अनुसार कभी वापस नहीं आता है। क्या नहीं आता? देखिए ये लाइन कविता का जो टाइटल है उसी में कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो बीत गया समय उसको फिर दोबारा नहीं पा सकते, वापस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? करेक्ट होगा, बीता समय कभी भी इस कविता के अनुसार वापस नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कवि के अनुसार क्या शाश्वत है? तो क्या शाश्वत है? कविता के अनुसार शाश्वत है चिड़िया की उड़ान। दूसरा प्रश्न है यहाँ, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर समर्थ शक्तिवान कौन है? तो अपाहिज कहा गया था कविता में कि एक तरफ हम रखेंगे दुर्बल यानी कि अपाहिज को रखेंगे और एक तरफ रखेंगे समर्थ शक्तिवान को। तो समर्थ शक्तिवान यानी कि वह पत्रकार को रखने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा? करेक्ट होगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कवि ने किसको सहर्ष स्वीकारा है?
लाभ हानि को या अच्छा बुरा को या सुख दुख को या फिर ये सभी को सहर्ष स्वीकारा है कवि ने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। आत्म परिचय कविता में कवि ने किसका परिचय दिया है? इसमें कविता का नाम से ही पता चल रहा आत्म परिचय। आत्म मतलब होता अपना, अपना परिचय यानी कि स्वयं का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर 28 से 31 तक का सही विकल्प का चयन करिए। तो उस जादू की जगड़ से बचने का सीधा सा उपाय हुआ कि बाजार जाओ तो खाली मन जाओ, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ, बाजार ना जाओ। लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। तो ये जो गद्यांश लिखा गया ये कौन से लिखे गए हैं? ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? जनेंद्र कुमार के द्वारा। ये गद्यांश के लेखक कौन है? 28वां प्रश्न का आंसर होगा बी जनेंद्र कुमार। और ये कहानी का नाम क्या था? ये था बाजार दर्शन। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लेखक ने लू से बचने के लिए क्या उपाय बताया है? कि गर्मी में पानी पीकर घर से बाहर निकलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक बाजार कब न जाने की सलाह देती है? कहा है कि तब बाजार न जाने की सलाह देती है जब मन खाली हो। जब मन क्या हो? खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए, ऐसा सलाह देते हैं लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ बाजार की सार्थकता किसमें है? ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता के समय काम न आना या फिर आवश्यकता के समय काम आना या फिर बाजार का आकर्षण या मन लक्ष्य से भरा हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें आपका क्या आवश्यकता के समय काम आना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है भक्तिन पाठ की लेखिका जो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? कवित्री दे दिए हैं, लेखिका यहाँ देना चाहिए क्योंकि जो भक्तिन है वो कहानी है तो उसकी कवित्री नहीं कहना चाहिए उसमें, इसको लेखिका कहना चाहिए। लेकिन जो भी है चलिए हटाइए उसको। इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको ए छायावादी युग, बी भारतेंदु युग या फिर सी द्विवेदु युग या फिर डी प्रयोगवादी युग। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए छायावादी युग की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न है भगत जी ने चूर्ण बेचकर कितने पैसे से अधिक कमाते नहीं थे? तो वे 6 आने से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कमाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा अपने पिता के घर जाने पर, क्योंकि उसको कोई जानकारी इसका नहीं दिया था कि भक्तिन का जो पिता है वो मर चुका, मृत्यु हो गई है। तो वे जब गए अपने नैनिहाल तब उनको पता चला कि उनके पिता की क्या हो चुकी है मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है? तृष्णा ईर्ष्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लालसा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? तो वे हुआ था 5 साल की आयु में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में काम करता था? तो वे विज्ञापन संस्था में काम करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था? तो वे थे ग्रीस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ हमारा तो सेफ ही ऐसा देखा ठहरा किसका कथन था? तो ये कथन थे यशोधर बाबू का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न इस सेट का है यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर कब जाते थे? तो वे जाते थे कब? दफ्तर से लौटते समय ही वे कहाँ जाते थे? बिड़ला मंदिर जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।